नेपाल की राजनीति में न एक जबरदस्त भूचाल आ गया है। एक ऐसा नाटकीय बदलाव जिसने सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया को हिलाकर रख दिया है। और ये सब शुरू हो सिर्फ एक नंबर से। 35 सिर्फ 35 साल ये उम्र है नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह की। सोचिए, एक फॉर्मर रैपर, एक इंजीनियर जो काठमांडू के मेयर थे और अब सीधे देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर। और जैसे ही वो आए, सिस्टम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। अब जरा सोचिए, उन्होंने पीएम पद की शपथ ली ही थी और 24 घंटे भी नहीं बीते कि एक ऐसा एक्शन लिया गया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उनसे ठीक पहले जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, आपने सही सुना, ये एक ऐसी घटना है जिसका कोई उदाहरण ही नहीं मिलता और इसने नेपाल में अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही के मायने ही बदल कर रख दिए हैं। तो ये जो गिरफ्तारी हुई, ये सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, ये तो पूरे पुराने सिस्टम के लिए एक झटका था, एक शॉकवेव। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था और ये आरोप इतने संगीन क्यों हैं? देखिए, पुलिस ने सिर्फ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को ही नहीं उठाया, बल्कि उनके साथ साथ उनके होम मिनिस्टर रहे रमेश लेखक को भी हिरासत में ले लिया। मतलब पिछली सरकार के 2 सबसे पावरफुल लोग। और चार्जेस सुनिए, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, कल्पेबल होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या और सत्ता का दुरुपयोग। ये सब कुछ जुड़ा है 2025 के उन यूथ प्रोटेस्ट से जहां सरकार पर इल्जाम लगा कि वो हिंसा रोकने में पूरी तरह फेल हो गई। अब सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है? इसलिए क्योंकि साउथ एशिया में न आमतौर पर बड़े नेताओं पर कोई एक्शन लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। उनको एक तरह की पॉलिटिकल इम्यूनिटी मिली होती है, राइट? ऐसे में नेपाल ने एक फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट को जेल भेजकर एक बिल्कुल नया उदाहरण सेट कर दिया है। मैसेज बिल्कुल साफ है, अब जवाबदेही से कोई नहीं बचने वाला। तो जहां से ये सारी आग शुरू हुई, वो चिंगारी थे 2025 के प्रोटेस्ट्स। इन्हें जेन जी आंदोलन क्यों कहा जा रहा है और कैसे इसने नेपाल की पूरी पॉलिटिक्स की नींव हिलाकर रख दी, चलिए समझते हैं। ये आंदोलन था नेपाल के शहरी नौजवानों का, खासकर उनका जो पहली बार वोट डाल रहे थे। ये वो जनरेशन है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के बीच पली बढ़ी है और अब रियल वर्ल्ड में चेंज चाहती थी। और उनकी मांगे ना बिल्कुल सीधी और साफ थी। सिस्टम से करप्शन खत्म करो, हमें जॉब्स दो, हमारी डिजिटल फ्रीडम पर अटैक मत करो और हाँ, इन पुराने नेताओं की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। लेकिन इन मांगों के जवाब में क्या मिला? ओली सरकार ने बातचीत का रास्ता नहीं चुना बल्कि ताकत का इस्तेमाल किया। सड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को उतार दिया गया, सीधी गोलियां चलीं। उस वक्त काठमांडू की सड़कें ऐसी लग रही थीं जैसे मिडिल ईस्ट का कोई वॉर जोन हो। हर तरफ आग, जलती हुई बिल्डिंगें और हिंसा। और इस एक्शन की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ी। 76 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए, हजारों लोग घायल हुए। सरकार के इस कदम ने, आप समझ लीजिए, आग में घी डालने का काम किया और लोगों का गुस्सा एक पॉलिटिकल सुनामी में बदल गया। और इसी सुनामी से निकलकर आए एक नए चेहरे, बालेन शाह। लोगों ने बदलाव के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरा वोट उनके पीछे लगा दिया। तो आखिर हैं कौन ये बालेन शाह? पॉलिटिक्स में आने से पहले वो एक हिप हॉप आर्टिस्ट थे, एक रैपर और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी आसमान पर तब पहुंची जब वो काठमांडू के मेयर बने और अपने बोल्ड स्टाइल और काम से लोगों का दिल जीत लिया। और लोगों का सपोर्ट, वो तो कमाल का था। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के साथ मिलकर उनके गठबंधन ने 275 में से 182 सीटें जीत लीं। सोच के देखिए, ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये लगभग 2/3 बहुमत था। जनता ने एक आवाज में साफ साफ कह दिया था, हमें चेंज चाहिए और इसी वक्त चाहिए। इस चुनाव को सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं बल्कि एक सिस्टम रीसेट की तरह देखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि नेपाल की पॉलिटिक्स पर जो सालों से, कई दशकों से कुछ खास पॉलिटिकल डायनेस्टीज का कब्जा था, जैसे देबुआ परिवार या ओली परिवार, लोगों ने उन सबको एक झटके में साइड कर दिया। और ये रीसेट कितना जरूरी था, इसको समझने के लिए जरा नेपाल की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। 1990 से अब तक सोचिए, 32 सरकारें आईं और चली गईं। एक भी सरकार ऐसी नहीं थी जो अपने 5 साल पूरे कर पाई हो। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बीच बालेन शाह को इतना बड़ा मैंडेट मिलना, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाता है। लेकिन देखिए, एक रेबल की तरह सिस्टम को चैलेंज करना एक बात है और एक रूलर की तरह उसी सिस्टम को चलाना बिल्कुल दूसरी बात। अब बालेन शाह और उनकी नई टीम के सामने चैलेंजेस का एक पूरा पहाड़ खड़ा है। उन्हें एक साथ, एक टाइम पर 4 बड़े फ्रंट्स पर लड़ना है। पहला, लड़खड़ाती इकॉनमी को पटरी पर लाना। दूसरा, अपनी टीम के इनएक्सपीरियंस से डील करना। तीसरा, उस पुरानी ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ लेकर चलना जिसे बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं। और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल है, लोगों की जो जबरदस्त उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरना।
इकोनॉमी की हालत सच में काफी नाजुक है। अनएम्प्लॉयमेंट स्काई हाई है। देश की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा रेमिटेंसेस पर चलता है, यानी वो पैसा जो विदेश में काम करने वाले नेपाली घर भेजते हैं। कोई बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है नहीं। ऐसे में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के बिना जॉब क्रिएशन का वादा पूरा करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। और देश के अंदर के इन चैलेंजेस के अलावा देश के बाहर भी एक बहुत बड़ा टेस्ट उनका इंतजार कर रहा है, और वो टेस्ट है दो सुपर पावर्स इंडिया और चाइना के बीच बैलेंस बनाकर चलने का। एक डिप्लोमैटिक चक्रव्यूह है ये। नेपाल की जो लोकेशन है ना, वो उसे जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। एक तरफ है इंडिया, जिसके साथ 1770 किलोमीटर लंबा ओपन बॉर्डर है और सदियों पुराने कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज हैं। वहीं दूसरी तरफ है चाइना, जिसका इन्फ्लुएंस और पैसा दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। अब बालेन शाह को इस टाइट्रॉप पर बहुत बहुत संभल कर चलना होगा। इंडिया की तरफ से इस बदलाव का स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह को बधाई दी और कहा कि वो चाहते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच दोस्ती और सहयोग और भी ऊंचाइयों तक पहुंचे। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यहीं आकर रुकता है। नेपाल ने सिस्टम रीसेट का बटन तो दबा दिया है, लेकिन क्या सिर्फ एक नेता एक इलेक्शन सालों पुराने, दशकों पुराने इस कोड को सच में रीराइट कर सकता है? बदलाव की ये जो जबरदस्त लहर है, जब ये गवर्नेंस की ठोस जमीन से टकराएगी तो आगे क्या होगा, ये देखना अभी बाकी है।